हेलो। मेरा नाम भारद्वाज है और मैं आईआईटी बॉम्बे के ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट में फ़िलासफ़ी का डॉक्टोरल स्टूडेंट हूँ। और मैं एक हिस्ट्री का इनफॉर्मल स्टूडेंट भी हूँ। मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है। और मैं ये भी देखते आ रहा हूँ कि हमारी जो करंट पॉलिटिकल नैरेटिव है और हमारा जो करंट पॉलिटिकल रियलिटी है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। नरेटिव तैयार हिस्टोरिकल बेसिस पे किया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हिस्ट्री को फॉल्सिफाई भी किया जाता है, हिस्ट्री को गलत तरीके से बयान भी किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू बी गुड सिटीजन्स और इस डेमोक्रेसी में एक गुड पार्टिसिपेशन अगर हमें करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझें। और इंडियन हिस्ट्री को जब हम समझने की कोशिश करते हैं और इंडियन हिस्ट्री का लफ्ज़ भी जब हम यूज़ करते हैं, तो हमारे जहन में ये होता है कि इंडियन हिस्ट्री इज़ समथिंग इन द पास्ट, इट इज़ समथिंग एंशंट, समथिंग मिडीवल, वगैरह वगैरह। बट हम ये चीज़ नहीं समझते कि इंडियन हिस्ट्री 1947 के बाद भी जो इवेंट्स हैं और जो 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 ट्रीटीज़ हमने साइन की हैं, जो जो हमारे कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप रहा, ऑल दिस इज़ ऑल्सो हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री होती हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो इंडिया है वो भी एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है। और ऑफन टाइम्स जो हमारा जो पॉलिटिक्स है करेंटली, वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और उस हिस्ट्री के इग्नोरेंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट मीन्स और सबसे बेस्ट मेथड ये होगा, ऑफ कोर्स, टू टू गेट टू नो हिस्ट्री बेटर, और स्पेशली हिस्ट्री आफ्टर 1947, आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो फॉर दैट रीज़न मैं एक सीरीज़ बनाने की कोशिश में हूँ, जिसमें मेरा कोई हाथ ना हो, उसमें मेरा कोई इंटरप्रिटेशन ना हो, इसमें मुझे बस इतना करना है कि ये किताब है इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, विच इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947, या फिर 1947 के कुछ मंथ्स के पहले से लेके 2007 तक इंडिया की हिस्ट्री इस चीज़ में बताई गई है। ये बहुत फेमस किताब है और मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव और काफ़ी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है इसमें। वैसे तो किताब आप खुद पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन अगर आप ना पढ़ पाओ या फिर आपने पढ़ी हो, आपको किसी चीज़ को रिफ़्रेश करनी हो, मतलब अपने अपने मेमोरी को किसी चीज़ पे, सो फॉर दैट रीज़न आप इन वीडियोस को देख सकते हो। वीडियोस का फॉर्मेट ऐसे होगा कि एवरी सेशन, इसको मैं सेशंस बुलाऊंगा, एवरी सेशन विल बी अ समरी ऑफ वन चैप्टर। सो मैं क्या करूँगा, मैंने किताब पहले से पढ़ी है और मैं हर हर सेशन के पहले चैप्टर को पहले से पढ़ के उसका जो जो मेन उसमें जो फैक्ट्स हैं और जो उसमें मेन जो बातें हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मिस आउट नहीं किया जा सकता, उस चीज़ का मैं एक शीट तैयार करूँगा और उस चीज़ को बस आपको बताते जाऊँगा, उसको एक नैरेटिव फॉर्मेट में आपको बताते जाऊँगा। ये एम है, बहुत सिंपल एम है इसमें। बस आई एम बीइंग अ वॉल, the views of the historian is just reflecting from me to you, that is it। और बस यही है। कोई कोई सेशंस शायद एक एंटायर चैप्टर को ना कवर कर पाए बिकॉज उस चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें होंगी, फॉर दैट रीज़न तो ये चीज़ हो सकता है। सो मेरे हिसाब से ये बेसिक फ्रेमवर्क है और इस बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। सो हम शुरू करते हैं मेरे हिसाब से। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है किताब में, उसका नाम है प्रोलोग। और उस प्रोलोग का सब टाइटल, और या द प्रोलोग इज टाइटल्ड एज अननेचुरल नेशन। मैं ये चाहता हूँ कि आप इफ़ पॉसिबल इस चीज़ को कहीं पे लिख दो, ऑन अ नोट पैड और समथिंग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस जगह से वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है ना, ये इवन करंट पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। अननेचुरल नेशन, अननेचुरल,
नेशन का क्या मतलब होता है? नेशन मीन्स, नेशन वो चीज़ होती है जो a group of people together come and have a common idea, a common imagination, a common purpose, a common goal, united by something, by either language, religion, tradition, custom, shared history, वगैरह वगैरह. नेशनलिज्म या नेशनहुड के एक बहुत इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट हैं जिनका नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन. बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटी, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म पे थियोरेटिकल काम किया है, जिसमें वो बताते हैं कि नेशनलिज्म वो चीज़ होती है जब आप अपने एवरीडे डिफरेंसेस, अपना जो एवरीडे जो कांटेक्ट होता है और उसका एवरीडे जो डिफरेंसेस होता है एट द स्मॉल लेवल, उस चीज़ को आप दूर रखते हो फॉर सम टाइम, और आप एक कॉमन एंड बिगर एंड लार्जर एंड यूनिवर्सल इमेजिनेशन एक तैयार करते हो. तो उस चीज़ में उस मेथड से या उस तरीके से एक नेशन वजूद में आता है, या एक नेशन का कंसेप्ट वजूद में आता है. ये बेसिकली इन अ वेरी रूडिमेंट्री सेंस नेशन का डेफिनेशन हो सकता है. सो नेशन के डेफिनेशन में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है. पॉलिटिकल इमेजिनेशन, अ लार्जर देन लाइफ इमेजिनेशन, यूनाइटेड बाय वेरियस कॉमनैलिटीज़ होने का बहुत ज़रूर. कॉमनैलिटीज़ आर वेरी नेसेसरी. वन ऑफ द रीजंस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो फॉर ए सेल्फिश रीज़न. मुझे अपनी हिंदी भी सुधारनी है, तो उस रीज़न के लिए भी मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. वो मेरी सेल्फिश इंटरेस्ट है इन द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो फिर ये चीज़ होती है नेशन. आप बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब ज़रूर पढ़ें, या फिर बेनेडिक्ट एंडरसन को ज़रूर आप गूगल पे सर्च करें. बहुत इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट हैं. उनके भाई, जिनका नाम अब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जिनका नाम भी एंडरसन, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है. उन्होंने काफ़ी इंडिया के ऊपर भी काफ़ी लिखा हुआ है. एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टाइटल, जिसका विच इज़ अननेचुरल नेशन. सो एक तो हमने देख लिया नेशन का क्या मतलब हो सकता है. तो अगर आप इंडिया को लें तो एक इंडियन नेशनलिस्ट इमेजिनेशन होती है ना, इंडिया एज ए यूनिफाइड एंटिटी. ठीक है, एज ए यूनिफाइड एंटिटी. अब अननेचुरल नेशन का मतलब होता है कि दिस यूनिफाइड एंटिटी इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब आप एक शख्स का नाम ज़रूर याद रखें या नोट कर लें कहीं पे, जिनका नाम था सर जॉन स्ट्रैची. सर जॉन स्ट्रैची ने ब्रिटिश राज को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रियलाइज़ करने में इंडिया के अंदर आफ्टर 1858 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है. इन्होंने गवर्नर जनरल्स काउंसिल में अपना रोल प्ले किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट सा. और इन्होंने 1888 में एक किताब लिखी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन इंडिया. उन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम उन्होंने सिंपल रखा, इंडिया. ठीक है, ये उन्होंने लिखा फॉर वो लोग जिन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो लोग एस्पिरेंट्स थे, उनके लिए उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिया. तो उसमें उन्होंने ये बात बताया कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन. ठीक है, इंडिया एक नेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर कॉमनैलिटी कुछ है नहीं. अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में चले जाएं तो फिर आप एक दुनिया से दूसरे दुनिया पे जा रहे हो. ठीक है, यू आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यू आर गोइंग इनटू अनदर वर्ल्ड. लैंग्वेजेस डिफरेंट हो जाती हैं, कल्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं, ट्रेडिशन डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है, डायलेक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं. इतने सारे डिफरेंसेस हैं और इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इंडिया के अंदर कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि इंडिया एज ए नेशन वजूद में आए. ठीक है, तो ये बात वो बता रहे हैं एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स को, कि इंडिया को एज ए नेशन ना समझें.
इंडिया को एज अ कॉन्टिनेंट समझें जिसके अंदर बहुत सारे नेशंस मौजूद हैं। अम, वो बोलते हैं कि जो नेशंस हम यूरोप में देखते हैं, जैसे फ्रांस है, जैसे इटली है, इनके पास एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है, ठीक है। और ये कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री वो शेयर कर सकते हैं पब्लिकली इन द सेम स्पेस ड्यू टू अ शेयर्ड कल्चर, अ शेयर्ड रिलीजन, अ शेयर्ड लैंग्वेज। ये इंडिया के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बात स्ट्रैची बता रहे हैं। वो इंडिया को यूरोप के साथ कंपेयर, इंडिया इज़ लाइक अ कॉन्टिनेंट जस्ट लाइक यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर काफ़ी सारे नेशंस हैं, इंडिया भी ऐसा है। आपको एक चीज़ इस पॉइंट पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 1888 के वक्त यूरोप के अंदर नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बहुत सेंटर स्टेज पे आ गया था, ठीक है। मैं खुद सेंट्रल यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग अबाउट किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हंगरी को आप ले लें, हंगरी एट दैट टाइम वाज अ पार्ट ऑफ द हैब्सबर्ग डायनेस्टी का एक, हैब्सबर्ग और हंगरी टुगेदर, हैब्सबर्ग डायनेस्टी और हंगरी ने साथ में एक एम्पायर तैयार किया था, एम्पायर वजूद में लाया था। एंड हंगरी एट दैट टाइम अपने आप को डिस्टिंक्ट नेशन बहुत स्ट्रांगली समझना स्टार्ट किया था उन्होंने। तो वो ऐसा टाइम था जब हर कंट्री इन यूरोप हैड अ नेशनल एम्बिशन, ठीक है। तो ये यूरोपियन लेंस से अगर आप इंडिया को देखें तो फिर ऑफ कोर्स इंडिया के पास वो ड्राइव नहीं था जो इन्होंने यूरोप में देखा था, लेकिन ये यूरोपियन ड्राइव को इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे कंसेप्चुअली। जो यूरोप में हो रहा है उनको, वो तो ये एक यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको यूरोसेंट्रिज्म ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात मैंने बता दी। तो जो भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, स्पेशली गुहा साहब विंस्टन चर्चिल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो विंस्टन चर्चिल का ये कहना था कि ये लोग तो अपने आप को रूल कर ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया बहुत केओटिक कंट्री है और केओटिक एंटिटी है, लेट्स से, क्योंकि इनके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनके अंदर कोई इतना डाइवर्सिटी कभी कोएलेस हो ही नहीं सकता। तो फिर अगर हम चले जाएं तो हम जो हैं वो गारंटर्स हैं ऑफ सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी। अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे यूनिटी हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। किपलिंग का जो रडियड किपलिंग है, जिनको आप जंगल बुक्स से जानते होंगे, तो जिनको जॉर्ज ऑरवेल साहब कहते हैं कि ही इज़ द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। किपलिंग ऑल्सो थॉट कि इंडिया जो है अपने आप को गवर्न ही नहीं कर सकता क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो 4000 ईयर ओल्ड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये अब तक वही 4000 ईयर ओल्ड कॉन्ट्रडिक्शंस में फंसे हुए हैं। तो ये 4000 ईयर्स हमसे यंगर हैं, तो हम, सो ये एक पैटर्नलिज्म भी है इस चीज़ में, ठीक है। तो वो सेल्फ गवर्नेंस इनसे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल है सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। यू नीड एनलाइटेंड वेस्टर्न रूलरशिप इन ऑर्डर टू हैव सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बता दी। ऐसे 2-3 और एग्जाम्पल वो देते हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना भी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि ये व्यू पॉइंट इज नॉट कंप्लीटली फॉल्स, ठीक है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, गुहा साहब कहते हैं कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल थियरिस्ट्स इस चीज़ के एक्सपेक्टेशन में थे कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एज अ यूनाइटेड स्टेट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, फॉर द सेम रीजंस जो स्ट्रैची के जो रीजंस थे, सेम रीजंस पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स और सोशल साइंटिस्ट सेम रीज़न देते थे कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी और इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि हो ही नहीं सकता कि ये सर्वाइव करें, ठीक है। तो इंडिया हमेशा सोशल साइंस में एक्सेप्शन टू द रूल रहा है, बिकॉज हर इंडिकेटर, अगर आप इंडिया का पॉवर्टी देख लें एट दैट टाइम वॉज इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़राब था, और आप रिलीजियस डिवाइड और लिंग्विस्टिक डिवाइड अगर इंडिया का देखें तो फिर एनी सोशल साइंटिस्ट यूजिंग हिज मेथड्स
would indicate that India as a viable democracy continue नहीं कर सकता in a united form. रामचंद्र गुहा साहब 90s में उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट किया अपने 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 रेजिडेंस को. तो वो कहते हैं कि जब आप when you go to what used to be called King's Highway Rajpath, when you go to the road and you look at both sides, जब आप देखते हो तो आपको बहुत सारी टेंट्स नज़र आएंगे. बहुत सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वहाँ आते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट, और अपना प्लाकार्ड्स होता है उनके पास, और उन प्लाकार्ड्स में इतने सारे डाइवर्स और डिस्टिंक्ट डिमांड्स हैं इंडिया के सिटीजन्स के, इंडिया के सोशल ग्रुप्स के, कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कंट्री साथ में कैसे है इतने साल से. तो ये वो बोलते हैं. अब जंतर मंतर चले जाएं और आप प्रोटेस्ट को देखें तो वो उन्होंने इन द 90s ये काफ़ी देखा था, क्योंकि उनका जो ऑफिस था, वो जो जहाँ पे भी वर्क प्लेस था उनका, वो इन पाथ्स के थ्रू वो गुजरा करते थे. तो उन्होंने बहुत ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है. तो ये चौंकाने वाली बात है कि इंडिया एज अ वायबल डेमोक्रेसी, हाउ इट कुड बी टुगेदर. देयर आर 2 pitfalls जिस चीज़ को आपको याद रखना है. ऑल दिस इज़ ओके, ऑल दिस इज़ हिस्ट्री, बट इफ़ यू कम टू मॉडर्न पॉलिटिक्स, आपको याद रखना है कि हमारा जो एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिज्म है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. वो डाइवर्सिटी तो ऑफ कोर्स एम्पिरिकली आप देख सकते हो कि डाइवर्सिटी है, बट कॉन्ट्रडिक्शंस को वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है. उनके विजन में तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस आर इंटरनली सॉल्वेबल. देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शंस. इंडिया की एक कॉमन 5000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है, और इंडिया हमेशा यूनाइटेड है अंडर द सेम ट्रेडिशन, अंडर द सेम रिलीजन, अंडर द सेम वर्ल्ड व्यू. ठीक है, ये उनका पर्सपेक्टिव है. और ये पर्सपेक्टिव basically accepts the Eurocentric perspective, which wants to see a nation in these terms only. It cannot have another alternative view of what is a nation. So ये जो right wing perspective है हमारी, ये तो basically वो Eurocentric expectations को accept कर रहा है, और उनके हिसाब से जो नेशन इज़ अ नेशन वो चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो यू हैव टू as a citizen, as a democratic citizen, you have to keep both the views in mind. You have to remember that these contradictions in India are real, and which is what Guha is saying, which is what I am saying. This is what I am presenting via Guha. Okay, these contradictions were always real. India was a nation of multiple contradictions, remains a nation of multiple contradictions. So what the Stracheyans are saying cannot be thrown out of the window just like that. ठीक है? But it is at the same time necessary, Guha कहते हैं कि we understand that what keeps India together is democracy and secular democracy. ये उनका point है. Also, because this is pretty much what he says in the chapter. After this, you have to keep in mind that because this is a history book, and it's a history book about something जो कि बहुत recent है, तो वो कहते हैं कि historians अगर कोई old चीज़ को study कर रहे हैं, बहुत ancient चीज़ को study कर रहे हैं, तो उसमें जो उनके जो readers होते हैं वो इतने committed नहीं होते उस subject से. वो ज़्यादा objectivity रख सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए. लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत क्लोज टू द हार्ट है बहुत लोगों के, और इट इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें लोगों का बहुत एंट्रेंच्ड व्यूज़ होता है. ठीक है, तो इट बिकम्स नेसेसरी कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लें ऑब्जेक्टिविटी के लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. ठीक है, तो मेरा भी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप don't view me necessarily as a person with a political agenda, or you don't necessarily have to view
the book politically, all these are impossible tasks. Like, I know कि मैं गलत हूँ to ask you to have an apolitical opinion, because like George Orwell says, everything is political. There is no non-political sphere of public life. लेकिन फिर भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ऑब्जेक्टिविटी अपने ऑब्जेक्टिव व्यू पे फोकस कर सकते हैं. आप ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं फैक्ट्स को विदाउट एटलीस्ट इमोशंस. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज़ वॉट द प्रोलॉग इज सेइंग बाय एंड लार्ज. आप खुद प्रोलॉग पढ़ सकते हैं. अगर आप इस किताब के साथ अगर बैठना चाहते हैं इन दीज सेशंस तो वो भी अच्छी बात है. बट अगर आपको किताब नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ सेशंस देखनी है, ये जो सेशंस चलेंगे वो भी ठीक है. मतलब दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, आप वो भी कर सकते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी what we have talked about covers pretty much what the prologue Unnatural Nation is trying to tell us. ठीक है. अभी नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा दैट वुड बी फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ द बुक. द बुक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स. पार्ट 1 जिसका नाम है पिकिंग अप द पीसेस. आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट पीसेस ही इज टॉकिंग अबाउट. इट इज़ partitioned India, an independent India, but also a partitioned India, sadly. और उसमें the first subject is about, the chapter's name is Freedom and Parricide. ठीक है. The subject is about independence and partition that we will look at in the next session. And the next session will be more fact oriented. ये तो थोड़ा सा conceptual था. इसमें कोई एज सच आपको लगा होगा कि कोई फैक्ट इसमें कोई फैक्ट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ टू कीप इन माइंड दोज कंसेप्ट्स. ठीक है. तो टिल नेक्स्ट टाइम.